डियर स्टूडेंट, आज से हम बीपीएससी 71वीं बीपीएससी के लिए पॉलिटी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो पॉलिटी सीरीज है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छे तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। आप पूछेंगे कैसे और सब जो क्लास है उससे कैसे अलग है, तो हम आपको बता दें दोस्तों, ये जो क्लास है ना, ये क्लास तब इसका थ्योरी बनाया गया है कि जितने भी पीसीएस और एसएससी एग्ज़ाम हुए हैं, यहाँ तक कि पहले जो यूपीएससी के एग्ज़ाम हुए थे उसमें का क्वेश्चन को हम इसमें शामिल करके थ्योरी को बनाए हैं। ये जो थ्योरी है ना, इतना इम्पोर्टेंट है और ये मान के चलो कि आपका 10 से 20 मिनट के अंदर प्रस्तावना ख़त्म। और मैं इस चीज़ को विश्वास दिलाना चाहता हूँ आपको कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर प्रस्तावना से कोई भी क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो आप क्लास को प्लीज़ पूरा देखना। इसके साथ साथ और चीज़ों को बता दूं कि अगर आप मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो एडिटोरिया के, तो हम इस पर 1 से लेकर 5 तक अपलोड कर दिए हैं। आप जाकर प्लेलिस्ट में देंगे, वहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। और ये जो क्लास है पॉलिटी के, ये लगातार चलेगा। पहले हम प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद से अपने संघ राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे, भारत की संविधान कैसे बनाया गया, भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, इन सारी चीज़ों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। और ये बहुत वीडियो क्या होगा, बहुत ही शॉर्ट होने वाला है, छोटा होने वाला है। और एक और चीज़ बता दूं आपको, ये थ्योरी होने के बाद से लास्ट में मैंने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हैं, आप उसको भी क्या करेंगे, लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम अब अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, ये हमारा प्रस्तावना है, प्रेम्बल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, ठीक है। हमारा जो बीपीएससी पथ है उसका मेन मकसद क्या है, नेक्स्ट फ्यूचर, हमारा जो है हमारा फ्यूचर बनाना है। ये हमारा थीम है बीपीएससी पथ के, ठीक है, बीपीएससी पथ का। चलिए हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं प्रस्तावना के बारे में जानते हैं, ठीक है। देखिए प्रस्तावना, सबसे पहले प्रस्तावना के बारे में जानने से पहले सर हम प्रस्तावना को क्यों लाए, कौन लाया, कैसे लाया, इन सारे चीज़ों के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। दोस्तों ये बात है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 को क्या करते हैं, संविधान सभा के समक्ष प्रस्तावना को पेश करते हैं, ठीक है। तो उनके बाद से 26 नवंबर 1949 को हम क्या किए, प्रस्तावना के रूप में इसको अपना लिया। लेकिन संविधान सभा द्वारा अगर पूछा जाए इसको कब क्या किया गया, स्वीकार किया गया, तो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसको स्वीकार किया। तो चलिए हम थ्योरी पार्ट को पढ़ेंगे, बहुत शॉर्ट क्लास होने वाला है, आप क्लास को पूरा देखेंगे, ठीक है। चलिए देखो, प्रस्तावना का विचार अगर पूछे, प्रस्तावना का विचार तो हम अमेरिका से लिए हैं, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे भाषा कहाँ से लिया, ऑस्ट्रेलिया से। बहुत ही शानदार क्लास होने वाला है, प्लीज़ आप पूरा क्लास को देखना। अच्छा लगे तो आप कमेंट जरूर करना, इस सेशन को हम कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। तो क्या है कि प्रस्तावना के अगर विचार बोले तो हम अमेरिका से लिए, भाषा ऑस्ट्रेलिया। आप इस चीज़ को ऐसे याद रखना कि विचार एक बहुत बड़ा चीज़ होता है, तो हमने जो बड़ा चीज़ है उसको अमेरिका से लिया है। भाषा क्या है, एक छोटा चीज़ है, ठीक है, एक लैंग्वेज छोटा चीज़ है जिसको हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। तो इस चीज़ को आप ऐसे याद रख सकते हो। विचार एक लार्ज थिंग है, तो हम कहाँ से लिया, अमेरिका से। लेकिन बात आई जब भाषा की, तो हम इसकी भाषा कहाँ से लिए, ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखो, उद्देशिका प्रस्ताव के रूप में, क्या उद्देशिका प्रस्ताव के रूप में, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पीटी नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को क्या किया, इसको लाया, संविधान सभा के समक्ष इसको प्रस्तुत किया। कब किया और किसने किया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को क्या किया, उद्देशिका प्रस्ताव को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया। संविधान सभा ने इसको 22 जनवरी 1947 को क्या किया, इसको स्वीकार किया। अब यहाँ से बात आती है, देखो यहीं से कितना सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले अगर पूछा जाएगा कि प्रस्तावना के विचार कहाँ से लिए है, तो अमेरिका से।
प्रस्तावना की जो भाषा है कहाँ से लिया, ऑस्ट्रेलिया से। उद्देशिका प्रस्ताव को किसने पेश किया था, निम्नलिखित में से आपको 4 ऑप्शन दे देगा, वहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू, अंबेडकर, गांधी जी और किसी का नाम दे देगा, पूछ सकता है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को, अगर पूछे कि उद्देशिका प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब पेश किया था संविधान सभा के समक्ष, तो 13 दिसंबर 1946 को। इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से याद रखेंगे। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है भारतीय जो हमारा विधानसभा ने प्रस्तावना को कब स्वीकार किया, तो कब स्वीकार किया, तो 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, इस चीज़ को याद रखें। देखिए कितना सारा क्वेश्चन बन सकता है, इसीलिए आप एक एक चीज़ों को याद रखेंगे यहाँ से। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ देखो, उद्देशिका को 26 नवंबर 1949 को प्रस्ताव के रूप में क्या गया, प्रस्तावना के रूप में शामिल किया गया। ये पहले था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। देखो उद्देशिका प्रस्ताव था पहले, अब इसको हम इसी उद्देशिका को हम 26 नवंबर 1949 को हम प्रस्तावना प्रेम्बल मतलब प्रेम्बल के रूप में हमने क्या किया, 26 नवंबर 1949 को इसको मान्यता दे दिया। ठीक है, देखो प्रस्तावना जो है संविधान का दर्शन है। अगर पूछे निम्नलिखित में से प्रस्तावना जो है संविधान का है, दर्शन है, उसका व्याख्या करता है, और भी ऑप्शन दे सकता है, तो क्या है, प्रस्तावना संविधान का क्या है, दर्शन है, फिलॉसफी है। सर इसका मतलब क्या होता है, देखो कोई भी चीज़ होता है ना कि अगर आप कहीं जाते हो तो अपना नाम बताते हो, बैकग्राउंड बताते हो, जब नाम उम थोड़ा सा बताओगे तो आपके बारे में सब चीज़ें पता हो जाती है। उसी तरीके से संविधान की जो प्रस्तावना है ना, अगर प्रस्तावना पढ़ेंगे तो हमारे पूरे संविधान के निचोड़ उसमें मिलता है कि संविधान में किस तरीके के बात कही गई होगी, ये सारे चीज़ के बारे में। तो ये क्या है, उसका फिलॉसफी है। ठीक है, चलो देखो ये है हमारा प्रस्तावना, ये है हमारा प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, कितने तरह के, 3 तरह के न्याय है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रता 5 तरह के हैं। ठीक है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, ये कितने तरीके के, 2 तरीके के प्राप्त करने के लिए तथा उन सब व्यक्तियों को की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता को सुनिश्चित कराने वाली बंधुता को बढ़ावा देने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। अब आपसे देखिए प्रस्तावना से कैसे क्वेश्चन पूछता है, ध्यान से सुनेंगे चीज़ों को। अगर आपको इसमें से दे देता है, ये 4 वर्ड आपको दे देता है, ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न दे देता है, पंथ निरपेक्ष दे देता है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य दे देता है, और पूछे निम्नलिखित को सही क्रम में सजाइए, सही क्रम में सजाइए। तो आपको अगर प्रस्तावना याद होगा तो आप सजा सकते हो। ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में कितने तरह की न्याय की बात की गई है, तो 3 तरीके के। देखो एगो सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये कितने तरीके की, तो 3 तरीके की। पूछा जाए भारतीय संविधान में कितनी तरीके की प्रस्तावना में कितनी तरीके की स्वतंत्रता की बात की गई है, तो 5 तरीके की बात की गई है। देखो विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रस्तावना में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने तरह की समता के बारे में, इक्वलिटी के बारे में बात की है, तो 2 तरह की। आप देखो यहाँ पे प्रतिष्ठा और अवसर की समता, ये हो गया चीज़ें हमारी। ठीक है, उसके बाद से अब आता है कि बंधुता शब्द जो प्रस्तावना में है निम्नलिखित में से किससे विस्तृत रूप से अच्छे रूप से दर्शाती है। तो बंधुता के मतलब सीधा सीधा होता है भाईचारे की भावना। ठीक है, ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, भाईचारे की भावना, बंधुता मतलब भाईचारे की भावना। ठीक है, हम कब अपनाए थे, तो इसको 26 नवंबर 1949 को अपनाए थे। इस चीज़ को आप यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ से देखो कितना क्वेश्चन बन सकता है। अगर एग्जामिनर बहुत सारा क्वेश्चन बना सकता है, इसीलिए क्या करेंगे, आप बहुत ही ध्यान से चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखिए एने पालकी वाला, ये सब तो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रस्तावना से संबंधित कथन,
किसने क्या कहा है प्रस्तावना के बारे में? तो एन पालकीवाला ने प्रस्तावना को कहा है परिचय पत्र, आईडी कार्ड कहा है। तो एन पालकीवाला ने प्रस्तावना क्या कहा है? आईडी कार्ड है, ये हमारे संविधान का आईडी कार्ड है, याद रखिएगा। दे निम्नलिखित में से किसने कहा था कि जो हमारा प्रस्तावना है संविधान का आईडी कार्ड है, उसमें एन पालकीवाला दे दे, के मुंशी दे दे, अर्नेस्ट दे दे, ठाकुर भार्गव दास दे दे, इस तरीके के आपको तो याद रखना है, ठीक है। देखिए, के मुंशी ने प्रस्तावना को जन्म कुंडली कहा। क्या कहा? संविधान का ये जन्म कुंडली है। किसने कहा था? के एम मुंशी ने, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। देखो, ठाकुर दास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा। अगर पूछे निम्नलिखित में से किसने संविधान को आत्मा कहा प्रस्तावना को, तो किसने कहा? ठाकुर दास जो भार्गव है वो। अर्नेस्ट ने संविधान का मुख्य नोट कहा। ये क्या कहा? मुख्य नोट है। प्रस्तावना जो है संविधान का मुख्य नोट है, किसने कहा है? अर्नेस्ट ने कहा है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट। देखो कितना, आप मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताना कि सीरीज कैसा लग रहा है। इसी तरीके के अगर सीरीज मैं डेली लाऊं तो आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। इस चीज़ को बारे में बताना। देखो, अगर आपको डायरेक्ट हम रटवाने की कोशिश करें तो आप रट नहीं पाओगे, क्योंकि हम पीसीएस और यूपीएससी लेवल के जो पढ़ाई होता है उसमें समझकर ही हमें चीज़ों को आगे बढ़ना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ को ध्यान रखेंगे। जब हम पढ़ के और करते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद होती हैं। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो, प्रस्तावना के एलिमेंट क्या है, तत्व क्या है? तो प्रस्तावना के एलिमेंट ऑफ प्रेम्बल। देखो, संविधान का अधिकार का स्रोत भारत की जनता है। ये कहता है कि जो संविधान के अधिकार का जो स्रोत है वो कौन है? भारत की जनता ही संविधान का स्रोत है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि संविधान का स्रोत निम्नलिखित में से है, संसद है, राष्ट्रपति है, संविधान न्यायपालिका है, भारत की जनता है, तो कौन है? भारत की जनता है। संविधान का स्रोत कौन है? भारत की जनता। ना संसद है, ना न्यायपालिका है, ना कार्यपालिका है, ना राष्ट्रपति है, कौन है? भारत की जनता ही संविधान का स्रोत है। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। जैसे हमारा संविधान प्रस्तावना कैसे स्टार्ट होता है? हम भारत की लोग, ठीक है। इससे भारत की प्रकृति, हमारा जो भारत है उसकी प्रकृति, उसकी नेचर कैसी है, ये प्रेम्बल में कैसे बताया गया? तो ये बताया गया, भारत एक संप्रभु सोवरनिटी देश है, समाजवादी देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य वाला देश है। हमारे भारत की अगर प्रकृति कैसी है, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि तानाशाही है या आपकी धर्मनिरपेक्षता है, इस तरीके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। संविधान का उद्देश्य क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो संविधान का हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमें लोगों को न्याय दिलाना, लोगों को स्वतंत्र रखना, उनके समानता कर, उनको समान करना और एक दूसरे के अंदर भाईचारे की भावना को पैदा करना। हमारे संविधान का मेन उद्देश्य यही है कि लोगों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता जैसे मूल्यों को क्या किया? बढ़ावा दिया जाए। अब देखो, इसमें क्या उल्लेख है? संविधान की तिथि का भी उल्लेख है प्रस्तावना में, 26 नवंबर 1949 का इसमें उल्लेख है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये यहाँ पे हम स्टार मार्क करेंगे क्योंकि इम्पोर्टेंट है, ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान का स्रोत है न्यायपालिका, कार्यपालिका, राष्ट्रपति या भारत की जनता? तो भारत की जनता। चलिए, प्रस्तावना का मुख्य शब्द, अब कुछ इसमें कीवर्ड दिए गए हैं, हम आपको बताए थे, उस कीवर्ड के बारे में हम पढ़ते हैं। देखो, संप्रभुता के मतलब क्या होता है? संप्रभुता, सोवरेनिटी का मतलब होता है कि ऐसा देश जो बाह्य मामले, आउटर मामले हो या इंटरनल मामला हो, हम स्वतंत्र रूप से अपने मामले को सुलझा सके, उसके बारे में हम निर्णय ले सके, इसको संप्रभु देश कहते हैं। क्या ब्रिटेन काल में हमारा भारत संप्रभु था? तो नहीं था। क्यों नहीं था सर? क्योंकि हम अपना निर्णय नहीं ले सकते थे, क्योंकि हम किसी के गुलाम थे उस समय, ठीक है। अभी भारत की जो हमारा भारत है क्या है? संप्रभु है। जैसे देखो कि हमने जम्मू कश्मीर से 370 धारे को क्या किया?
370 को धारे को हटा दिया। बहुत सारे देश जैसे पाकिस्तान, अमेरिका, बहुत सारे इसको थोड़ा थोड़ा विरोध किए, लेकिन हमने नहीं माना है, क्योंकि ये इंटरनल हमारा मामला है, हम कुछ भी करें। अगर हम चाहते हैं कि WHO से बाहर आ जाए तो ये हमारा मामला है, हम आ सकते हैं, कोई देश हमारे पे जोर दबाव नहीं कर सकता है। तो इसी को बोलते हैं क्या, सोवरेनिटी। देखो, संप्रभुता, अपने आंतरिक और बाह्य मामले में स्वतंत्र निर्णय लेने की जो शक्ति होती है, इसी को बोला जाता है संप्रभुता। ठीक है, चलो। समाजवादी, भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, हमारा डेमोक्रेटिक समाजवाद है। लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य क्या होता है हमारा, कि गरीबी, बीमारी, अवसर की असमानता को समाप्त करना है। समाजवादी, डेमोक्रेटिक समाजवादी है हमारा भारत में। इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब होता है हमारे देश में गरीबी है उसको कम करना, बीमारी है उसको कम करना, अवसर को क्या करना, अवसर को सभी के बीच समान वितरण करना, सभी को समान अवसर मिले। और जो हमारी आय की असमानता, ये सभी चीज़ों की जो असमानता है, गैप है, इस गैप को हम कम करें, ताकि गरीब अमीर के बीच ज़्यादा गैप ना हो। ठीक है, अगर ज़्यादा गैप होगा तो अमीर बहुत ज़्यादा अमीर होते जाएगा, गरीब बहुत गरीब होते जाएगा। तो इसको कम करना है, ये बीच में लाना है। ठीक है, कि दोनों के बैलेंस बनाए। इस चीज़ का समाजवादी का मतलब ये होता है। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं। इस चीज़ को इम्पोर्टेंट यहाँ पे हम स्टार लगाएंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। धर्मनिरपेक्ष जो है, निम्नलिखित में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष को सही तरीके से प्रदर्शित करता है, सही तरीके से उसको व्याख्या करता है? अगर ऑप्शन दे दिया उसमें राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं, तो ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, पंथ निरपेक्ष का मतलब राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं है। जैसे देखो, पाकिस्तान को इस्लामिक स्टेट टाइप का मानता है, लेकिन भारत ऐसा नहीं है। भारत में सभी धर्म के लोग रहते हैं, सभी को सम्मान दिया जाता है। ठीक है, देखो, लोकतंत्रात्मक मतलब ये जनता का शासन। डेमोक्रेटिक मतलब क्या, कि जनता के शासन, जनता ही अपने जो अधिकारी है उसको क्या करता है, जनता ही अपने पॉलिटिकल जो पार्टी होते हैं उनको चुनता है। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक का मतलब क्या हुआ, जनता का शासन, हमारा ही शासन, हम ही तो इलेक्शन करके और हम अपना प्रधानमंत्री चुनते हैं, अपना हम MLA MP को चुनते हैं। ठीक है, देखो इसमें भी क्या होता है कि एक होता है डायरेक्ट, लोग कानून, देखो लोग कानून बनाने में सीधे भाग लेते हैं, जैसे स्विट्जरलैंड। इसमें भी लोकतंत्रात्मक में दो होता है, एक होता है डायरेक्ट। इसमें क्या होता है, लोग कानून जब बनता है ना, लोग उसमें डायरेक्ट भाग लेते हैं। एक होता है अप्रत्यक्ष, एक होता है इनडायरेक्ट। तो इसमें जैसे भारत में होता है क्या, जैसे भारत में हमारा इनडायरेक्ट होता है। आप पूछोगे कैसे, तो देखो आप क्या करते हैं, MP और MLA को चुनते हो। ठीक है, MP MLA क्या करते हैं, अपना मुख्यमंत्री, अपना प्रधानमंत्री को चुनते हैं। तो हम इनडायरेक्ट हुए ना, हम डायरेक्ट प्रधानमंत्री को नहीं चुनते हैं, हम चुनते हैं MP MLA को, MP MLA चुनता है प्रधानमंत्री को। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो भारत में कैसा डेमोक्रेसी है, तो हमारा इनडायरेक्ट है। उसके बाद से आता है गणराज्य। गणराज्य का मतलब क्या होता है, कि राज्य जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित, जैसे इंडिया, अमेरिका। गणराज्य मतलब रिपब्लिक मतलब होता है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने भारत का कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, ये क्या है, अपने राष्ट्र के अध्यक्ष हैं, राष्ट्र की ये पिता इनको कहा जाता है, इसीलिए इनकी राष्ट्रपति इनका नाम है। ठीक है, तो इनको क्या किया जाता है, जनता या तो डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट रूप से क्या करता है, उसको निर्वाचित करता है, चुनता है। तो हमारे भारत में इनडायरेक्ट रूप से हम चुनते हैं। कैसे, तो हम MP MLA को चुनते हैं, हमारा जो MP MLA जाता है वो राष्ट्रपति को चुनता है। ठीक है, चलो। प्रस्तावना में 3 तरह की न्याय की बात की गई है। अभी हम आपके बारे में बताए थे इसके बारे में, कि हमारे प्रस्तावना में 3 तरह के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अगर आपको इसमें से भी क्या करेगा ना, कि ऑप्शन को चेंज कर देगा। जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो न्याय है, इसको कर देगा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक न्याय, तो ये गलत हो जाएगा, स्टेटमेंट में आपको दे देगा। तो आपको इस चीज़ को भी याद रखना, पहले क्या है सामाजिक, उसके बाद से क्या है आर्थिक, उसके बाद से क्या है राजनीतिक। ठीक है, इस चीज़ को अब आपको याद रखना है। देखिए,
प्रस्तावना में 5 तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है लिबर्टी के, जैसे विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, अभी आपको बताए थे। ठीक है, तो इस चीज़ को सीक्वेंस वाइज आप याद रखेंगे, क्योंकि अगर सीक्वेंस वाइज याद नहीं रखेंगे उसमें से दे देगा और इधर उधर ऑप्शन को कर देगा और उसमें से पूछेगा प्रस्तावना में सही से उल्लिखित है, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। आप सोचेंगे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, तो इसमें क्या पहले होगा, तो इसीलिए ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, चलो 5 तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है। देखो, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। 2 तरह की इक्वलिटी के बारे में बात की गई, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखें। देखो, अभी बताए थे हम बंधुता का मतलब क्या होता है, भाईचारे की भावना। ये इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में आ चुका है और आने की संभावना है। ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करो उसमें इम्पोर्टेंट होता है। ये जो थ्योरी बनाया गया ना दोस्तों, ये थ्योरी हम बनाए हैं बहुत सारे प्रीवियस ईयर को पढ़ने के बाद से इस थ्योरी को बनाए हैं। चलिए, अब देखो, प्रस्तावना संबंधित कुछ मामले आए हैं सुप्रीम कोर्ट में कि प्रस्तावना क्या संविधान के भाग है या नहीं है। इस चीज़ के मामले में क्या है, सुप्रीम कोर्ट में आया है ऐसे ऐसे मामले। तो सुप्रीम कोर्ट के क्या निर्णय कब दिया गया, इस चीज़ को आपको सही से पढ़ना है, याद रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछे जाने की चांसेस बहुत होते हैं। अगर प्रस्तावना से दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो मैं बहुत ही ज़्यादा वादे से ये चीज़ को कह सकता हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि ऐसा मैंने डिज़ाइन किया हो। चलो, तो देखो, हमारा इसके प्रेरम्बल जो है हमारा प्रस्तावना, इसके रिलेटेड कुछ केस है, कुछ मामले हैं, तो जानते हैं। सबसे पहला केस आता है बेरूबरी मामला और भारत संघ 1960। बेरूबरी जो है ना, ये पश्चिम बंगाल का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ की ये मामला है और भारत संघ के बीच। तो सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें क्या कहा, सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें प्रस्तावना को कहा कि जो प्रस्तावना है संविधान का अंग नहीं है। तो पहला केस कौन सा है, बेरूबरी मामला। उसमें क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट कहता है जो प्रस्तावना है उस संविधान का अंग नहीं है। आप यहाँ पे देखो क्या बोला, अंग नहीं है, इसलिए इसमें क्या होगा, संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो यहाँ क्या बोला कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है और इसमें आप संशोधन नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। तो किस मामले में, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए निम्नलिखित में से किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, किस मामले में कहा था कि जो प्रस्तावना है संविधान का अंग नहीं है और इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है, और आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाए, बेरूबरी मामले बनाम भारत संघ, केशवानंद भारती मामले, ऐसे कर करके 4-5 और मामले दे दे और ऑप्शन में आपको चुनना होता है। ठीक है, चलो दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो जाहिर सर के मोबाइल नंबर, और ये किसी भी सारे एग्ज़ाम के लिए आपको इम्पोर्टेंट है। देखो कितना रिच कंटेंट है, बहुत ही तगड़ा कंटेंट है। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। देखो, अब हमारा पहला केस तो आ गया बेरूबरी मामला। सेकंड केस देखो, अब आता है केशवानंद भारती मामला। क्या आता है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। केशवानंद भारती मामले में अब पूछा जाता है सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट जी, न्यायाधीश जी, आप ये बताइए कि आपने 1960 में बोल दिया था कि हमारा जो प्रस्तावना है संविधान के अंग नहीं है, क्या आप उसी बात पे कायम रहना चाहते हैं? तो बोला सुप्रीम कोर्ट नहीं, प्रस्तावना क्या है, संविधान का अंग है। इसमें क्या माना गया है, प्रस्तावना संविधान के अंग माना गया है। किस केस में माना गया, तो केशवानंद भारती मामले में इसको अंग माना गया है। इसमें संशोधन भी किया जा सकता है, इसमें आप संशोधन कर सकते हो, लेकिन 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 याद रखना, मूल ढांचे के अधीन होगा, मूल ढांचे के अधीन होगा। अब मूल ढांचे क्या है, इसके बारे में हम 1 मिनट में आपको बता देते हैं। मूल ढांचे का मतलब हो गया दोस्तों कि संविधान के ऐसे कुछ टॉपिक है, कुछ चीज़ें हैं जो आप किसी भी हालत में नहीं बदल सकते हैं, किसी भी हालत में नहीं बदल सकते हैं। जैसे उसमें दिया था कि
लोकतंत्रात्मक, हमारे प्रस्तावना में दिया था ना लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इसको आप नहीं चेंज कर सकते, ये क्या है मूल ढांचे हैं। समाजवादी नहीं चेंज कर सकते हैं, मूल ढांचे हैं। पंथ निरपेक्ष नहीं कर सकते हैं, मूल ढांचे हैं। ठीक है, इस तरीके के क्या है ये सभी मूल ढांचे हैं। बंधुता शब्द को नहीं हटा सकते, ये क्या है मूल ढांचे हैं। तो ये संशोधन नहीं किया जा सकता। आप संशोधन कीजिए, लेकिन ऐसे कोई चीज़ को नहीं हटाइए जिससे हमारे देश के ऊपर आँच आए और हमारा संघ, हमारा जो देश है, हमारे संविधान में किसी भी तरीके के ऐसा चेंजिंग को स्वीकार नहीं किया गया है जो हमारे देश के खिलाफ हो, हमारे संविधान के खिलाफ हो। ठीक है, तो समझ में आया। यहाँ से आपको क्वेश्चन कैसे बनेगा कि निम्नलिखित में से किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान के अंग माना? तो केशवानंद भारती मामले में इस चीज़ को याद रखिएगा। क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? तो बिल्कुल किया जा सकता है। ठीक है, किया जा सकता है। तो अब चलिए हम पढ़ते हैं कि हमारा क्या है कि संशोधन हुआ है कि नहीं हमारे प्रस्तावना में, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए प्रस्तावना में संशोधन हुआ है कि नहीं। तो प्रस्तावना में संशोधन, अमेंडमेंट ऑफ द प्रियम्बल, ठीक है, इसमें संशोधन हुआ है कि नहीं इस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। देखो बात आती है, ये 1973 में तो मामला हो गया कि देखो संविधान में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन हम मूल ढांचे के अधीन रहकर क्या करेंगे, उसमें संशोधन करेंगे। तो बात आती है 1976 की। तो सबसे पहले इसको हम अच्छे से बताते हैं आपको। देखो प्रस्तावना में केवल एक ही बार संशोधन हुआ है। कब हुआ है? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में हुआ था। ठीक है, इसमें क्या किया, 3 नए शब्द को जोड़ा गया। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता को जोड़ा गया। प्रस्तावना परिवर्तनीय नहीं है, अर्थात इसकी व्यवस्था को लागू करवाने के लिए न्यायालय का सहारा नहीं लिया जा सकता है। अब देखो ये कितना इम्पोर्टेंट है, हम आपको समझाते हैं बहुत ही प्यार से। ठीक है, चलो देखो प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया। अगर पूछे प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कितने बार संशोधन किए गए हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एक बार किए गए हैं। ठीक है, प्रस्तावना में संशोधन किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। प्रस्तावना में कितने शब्दों को जोड़ा गया है? तो प्रस्तावना में कितने शब्दों को जोड़ा गया है? 3 शब्द को, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। अगर यहाँ से आपको थोड़ा सा मैं ट्विस्ट कर दूं और बोलूं कि मूल संविधान में, मूल जो संविधान में या मूल प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख था, हाँ या नहीं? तो नहीं था, क्योंकि मूल संविधान में थोड़े था, ये तो हमने 1976 में जोड़ा है, तो मूल संविधान में नहीं था। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। ठीक है, कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन बने हम बता दिए आपको। ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखना कि कौन कौन से शब्द जोड़े गए हैं। अगर 4 शब्द दे दिया और ये 3 दे दिया और पूछे इसमें से कौन नहीं जोड़ा गया, तो ये 3 को छोड़ के जो भी आएगा वो नहीं जोड़ा गया है। ठीक है, याद रखेंगे। एक बार संशोधन हुआ, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में हुआ, 3 शब्द को जोड़ा गया। उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, इस चीज़ को भी याद रख सकते हो। फिर से बोला कि जो प्रस्तावना है परिवर्तनीय नहीं है, मतलब जैसे मौलिक अधिकार हमारा परिवर्तनीय है। अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा तो आप क्या करते हो, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत चले जाते हो। हम जाते हैं ना डायरेक्ट आर्टिकल 32 के तहत, अगर हमारा मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो डायरेक्ट तो आप नहीं जा सकते, इसमें कुछ चेंज आप नहीं करवा सकते हैं। ये ठीक DPSP के तरह है, राज्य के नीति निदेशक तत्वों के तरह है। ठीक है, तो ये आप न्यायालय की इसकी सहारा नहीं ले सकते हैं। चलिए देखिए, अब प्रस्तावना में दूसरे देश के लिए, मतलब दूसरे देश से हम प्रस्तावना में क्या लिए हैं, संविधान नहीं। यहाँ पे देखिए संविधान के बारे में बात नहीं कर रहा है, यहाँ कह रहा है कि हम जो प्रस्तावना में संविधान, जो प्रस्तावना है किस किस देश से क्या क्या शामिल किए हैं। किस में? प्रस्तावना में। संविधान में अलग है, संविधान का स्रोत के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन प्रस्तावना में दूसरे देशों से हम क्या लिए हैं। तो देखो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के तत्वों को वर्ष 1917 में रूसी क्रांति से लिया गया है। तो हम पढ़े थे ना, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, हमारे में 3 तरह के न्याय की बात की गई है। तो ये कहाँ से लिए है? रूसी क्रांति 1917 से हम इसको लिए हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा।
प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, लिबर्टी, समानता, इक्वलिटी, बंधुता, फर्टर्निटी का सिद्धांत हमने कहाँ से लिया है? फ्रांस से लिया है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, ठीक है। चलो, अब हमारा प्रस्तावना के बारे में चीज़ें ख़त्म, ठीक है। अब हम चलते हैं कि हमारा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। हम आपको बोले थे कि इसके साथ साथ MCQ भी है। चलो, यहाँ पे हमारा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें देखो, अब आपका पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? सभी दोस्त बताएंगे। तो क्या है सर? राज्य का कोई धर्म नहीं। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी, राज्य का कोई धर्म नहीं होता है, राज्य के कोई धर्म नहीं होता है, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन देखो, गणतंत्र होता है, तो गणतंत्र होता है कि मतलब क्या है कि ये केवल एक लोकतांत्रिक राज्य है? तो नहीं। अध्यक्ष से जो पद्धति शासन वाला राज्य है ये है? ये भी नहीं है। संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य है? ये भी नहीं है। राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो, तो ये क्या होगा हमारा? सही होगा। राइट ऑप्शन हमारा डी। हम क्या बोले थे? राज्य के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है वंशानुगत नहीं होता है, उसको चुना जाता है डायरेक्ट रूप से, या क्या होता है डायरेक्ट रूप से चुना जाए या इनडायरेक्ट रूप से उसको चुना जाता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? डी। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था? कौन सा शब्द जोड़ा गया था? समाजवादी जोड़ा गया था? यस सर। अखंडता? यस सर। पंथ निरपेक्ष? यस सर। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? डी, सभी, ठीक है। देखो, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? अभी आपको बताए थे, हमारा जो भारतीय संविधान के अंतर्गत कहाँ हम आदर्श को कहाँ देख सकते हैं? हम इसके आइडियल के, इसकी दर्शन को, तो हम प्रस्तावना में। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? डी, ठीक है। चलो, देखो आ गया हमारे पास 5 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान के उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया था? एक ही बार किया गया था। कब किया गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 में, ठीक है। चलो, उद्देशिका संकल्प को निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया? तो उद्देशिका संकल्प को किसने पेश किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। कब किया था? तो 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। 13 दिसंबर 1946 को। 7वां नंबर क्वेश्चन देखो, एन ए पालकीवाला ने किस भाग को संविधान की परिचय पत्र की संज्ञा दी? किसको? तो प्रस्तावना को। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? बी। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में किसने वर्णित किया है? राजनीतिक कुंडली के रूप में KM मुंशी। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी हो जाएगा, ठीक है। और ये ठाकुरदास भार्गव ने क्या किया? ये आत्मा है, आत्मा है, ठीक है। ये बोले जन्म कुंडली है, जन्म कुंडली, ठीक है। एन ए पालकीवाला ने क्या बोला? ये क्या है? एक परिचय पत्र है, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन देखो, बंधुता शब्द का तात्पर्य है घृणा की भावना, भाईचारे की भावना, दुश्मनी की भावना, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? राइट ऑप्शन बी, भाईचारे की भावना। देखो, किस केस के पश्चात प्रस्तावना को संविधान के अंग माना गया? किस केस के बाद से प्रस्तावना को अंग माना गया? तो अभी बोले थे हम कब? केशवानंद भारती मामले के बाद से कहा गया कि जो प्रस्तावना संविधान के अंग है, और बेरूबरी में नहीं माना गया था, इसमें माना गया था, ठीक है। चलो, देखो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना सब में सम्मिलित नहीं, ठीक है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत जो हमने संविधान में को प्रस्तावना को अपनाया था, उस समय कौन सा शब्द नहीं था? तो समाजवादी भी नहीं था, पंथ निरपेक्ष भी नहीं था, अखंडता, तो इसमें से सभी नहीं थे। इस चीज़ को क्या करेंगे? याद रखेंगे। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और मुझे कमेंट प्लीज़ आप कमेंट करना और बताना ये सीरीज कैसा है, ठीक है। क्या आपको इससे फ़ायदा हो रहा है? क्या इसको पढ़ने के बाद से आपको किसी भी तरीके की दिक्कत है? कहीं दिक्कत है
क्वेश्चन देखो, अब हम बहुत सारे इससे क्वेश्चन बना सकते हैं, हम क्वेश्चन क्यों नहीं बनाए, हम 10 से 11 क्वेश्चन बनाए हैं, लेकिन थ्योरी है, अगर आप सही से पढ़ लेते हो तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। कितना भी एग्जामिनर कैसे भी घुमाकर सेट कर ले, एग्जामिनर क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो आप थ्योरी को प्लीज़ ध्यान से पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।